कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम अम्बरीश गुप्ता, मैं स्वागत करता हूँ अपने वीडियो और चैनल एट्रियम पे। क्या आपने कभी सोचा है जो आप दूध पीते हैं, जो पैकेट का दूध लाके आप लोग यूज करते हैं, या फिर जो कॉस्मेटिक्स की चीजें हैं वो खराब क्यों नहीं होती है। आप अगर दूध की बात करें तो 3 दिन तक आराम से चली जाती है उसकी एक्सपायरी डेट के अनुसार अगर बात की जाए तो, और कॉस्मेटिक चीजें तो 1 साल तक लगातार चलती है। आखिर ऐसा करते क्या है और उसमें मिलाते क्या। अगर मैं बात करूं और केमिकल्स की, अगर कोई केमिकल मिलाते हैं तो उसमें रिएक्शन हो जानी चाहिए थी, और रिएक्शन होने के बाद तो ऐसे ही खराब हो जाना था। और अगर कुछ लोग बोलते हैं कि उसको बहुत ज्यादा गर्म करके उसका ठंडा करते हैं, तो ऐसे अगर करेंगे तो ये तो प्रोसेस हो गया ना, उसको तो बनाने का एक प्रोसेस हो गया। लेकिन मेरी बात यह है कि उसकी स्टेबिलिटी पे, मतलब वो स्टेबल कैसे रह जाता है बिना कुछ उसके कंपोजिशन में चेंज आए, बिना उसके टेस्ट में चेंज आए, वो चीज दूध का मैं एग्जाम्पल एक बात कर रहा हूँ आपसे, वो सब कैसे ठीक रह जाता है। मैं आपसे सबसे पहली बात एक चीज पूछना चाहूंगा कि अगर आपका शरीर को शांत रखना है तो आपका क्या शांत होना चाहिए, आपकी क्या ऐसी चीज है जो स्थिर होनी चाहिए। तो मेरा जवाब होगा आपका मन स्थिर होना चाहिए, तभी आप शांत रहेंगे। उसी प्रकार आखिर जो दूध का एग्जांपल मैं ले रहा हूं अभी, दूध में ऐसा क्या होता है कि जिसकी वजह से वो स्टेबिलिटी गेन कर लेता है और उसके कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं आता है, ना ही एसिडिक होता है ना ही बेसिक होता है। आप एसिड और बेस का नाम सुने होंगे। जैसे कि मैं यूं बात करूं तो जैसे कि कोई भी चीज है तो एसिडिक होगी या बेसिक होगी, और कुछ चीजें ऐसे हैं जैसे न्यूट्रल है। जैसे अगर वाटर की बात करें तो न्यूट्रल माना जाता है, मतलब ये इसमें ना एसिड है ना बेस है। और एक पीएच नाम का आपने वर्ड सुना होगा, आप अगर थोड़ा बहुत भी 7 क्लास 7 से स्टूडेंट होंगे तो आप पीएच नाम का नाम सुने होंगे, जिसका यूज किया जाता है डिफाइन करने के लिए कि एसिडिटी और बेसिसिटी डिफाइन करने के लिए, जिसको ऐसे रेंज में डिफाइन किया गया है 1 से लेकर 14 और बीच में 7 आता है, और वाटर का हम लोग पीएच 7 ही मान के चलते हैं। तो कुछ ऐसा ही मामला दूध के केस में है। और सबसे पहले मैं आपके कुछ छोटे छोटे जो मिथ्स हैं वो मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि उसमें ना ही ठंडा गर्म करके पैक किया जाता है, ना ही कोई ज्यादा केमिकल यूज किया। अगर आप उसकी बात कर रहे हैं तो वो तो प्रोसेसिंग हो गया ना दूध की पैकेजिंग का। लेकिन मेरा सवाल था स्टेबिलिटी का, और हम लोग आगे यही स्टेबिलिटी के बारे में जानेंगे। मिल्क के स्टेबिलिटी का रीजन है बफर सॉल्यूशन। बफर सॉल्यूशन इज सॉल्यूशन व्हिच रेजिस्ट चेंज इन पीएच ऑन डाइल्यूशन और ऑन एडिशन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ एसिड और एल्कली। यानी कि हम एक प्राइम कंपोनेंट लेते हैं, उसमें एक्सटर्नली कुछ ऐड करते हैं और फाइनली एक स्टेबल चीज ऑब्टेन हो जाता है। ऐसा ही कुछ मिल्क के केस में, मिल्क लेते हैं, एसिड या बेस थोड़ा सा अमाउंट में डालते हैं और एक बफर सॉल्यूशन क्रिएट हो जाता है ताकि फर्दर इसमें कोई पीएच चेंज ना आए। और एग्जांपल की बात करें तो अमोनियम क्लोराइड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को अगर हम लोग फॉर्मुलेट कर दे अराउंड द पीएच ऑफ 9.25, तो यहाँ पे हम लोग को स्टेबिलिटी मिल जाएगी, यानी कि फर्दर आप इसमें चेंज नहीं ला पाएंगे पीएच का। और ऐसे एग्जांपल एक और लें, अमोनियम एसिटिक एसिड और सोडियम एसिटेट का, तो अराउंड द पीएच 4.75 अगर फॉर्मुलेट कर दें तो फर्दर आप इसमें पीएच का चेंज नहीं ला पाएंगे। ऐसा ही कुछ मिल्क में किया जाता है। कौन कौन से ऐसे कंपोनेंट्स हैं मिल्क में जो ऐसा काम करते हैं, वो है फॉस्फेट आयन, साइट्रेट आयन, डिसॉल्व्ड CO2 और प्रोटीन इन द प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कैसिन। ये सारी चीजें रिएक्ट करती हैं एक्सटर्नली एडेड एसिड या बेस से। जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर बात करें तो जो डिसॉल्व्ड CO2 है वो CO2 रिएक्ट करता है H+ आयन से और बाद में H2CO3 बना देता है और स्टेबिलिटी मेंटेन करता है, इसको कार्बोनिक एसिड बोलते हैं। और फर्दर हम लोग जो फॉस्फेट आयन PO4 3- ये भी H+ रिएक्ट करके H3PO4 बना लेता है और उतना ज्यादा नुकसानदायक नहीं होता है। ये दोनों चीजें ऐसे स्टेबिलिटी मेंटेन करते हैं। जब हाइड्रोजन की जरूरत होती है तो रिलीज करता है, जब जरूरत होती है तो ले लेता है। इसमें होता क्या है, हाइड्रोजन आयन रिलीज करने का मतलब होता है कि पीएच डिक्रीज हो रहा है, और हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करने का मतलब पीएच बढ़ रहा है। इसी को हम लोग पीएच ओवरऑल सर्कल चलते रहता है और फाइनली स्टेबिलिटी बनी रहती है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छा लगा। और जितने भी डेयरी प्रोड्यूसर्स या फिर डेयरी प्रोडक्ट्स को बेचने वाले हैं वो अगर बफर एक्टिविटी को अच्छे से समझें तो अपने प्रोडक्ट की क्वांटिटी को इनहेंस कर सकते हैं, क्वांटिटी इंक्रीज कर सकते हैं और साथ ही साथ टेक्सचर पे भी काम कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।